नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो मैरिज के ऊपर है। आज के पास चार्ट हो तो चार्ट लगा के और आप देखिए कि कितना वर्क करते हैं सूत्रा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सूत्रा का वर्क करना चार्ट के ऊपर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मुझे करीब 24 साल के आसपास या ऊपर हो चुके हैं वैसे तो कंसल्टेंसी के अंदर। अभी मैं 3 सवा 3 साल के करीब पढ़ाना शुरू किया है मैंने। अपनी क्लास के अंदर मेरा एक्सपीरियंस भी जुड़ता है जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है चीजों को समझने के लिए। अब ये चीज हम स्टार्ट करते हैं अभी मैरिज के लिए। और आप ध्यान से सीखिए, नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं सूत्रास को मैरिज के। एक सेकंड, मैं चार्ट भी लगाऊंगा और सारा समझाऊंगा मैरिज के ऊपर। अब आप देखिएगा क्या है कि ये कोर्स जो है ना मंडे स्टार्ट होगा। पहले मैं बता देता हूँ। मंडे स्टार्ट होना है 9 सितंबर को 2024। रात को 9:30 से 10:30 बजे क्लास रहेगा, पीएम। और ये मंडे टू फ्राइडे रहेगा। मंडे टू फ्राइडे 5 डेज का क्लास रहेगा। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी। और फी इसका है 2, 3, 4, 5 ओनली। 5 डे का ये सेशन रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मैरिज के ऊपर। बड़े ध्यान से सीखिए मैरिज के लिए। D1 चार्ट में देखना, इफ सैटर्न एंड मून बोथ आर सिटिंग टुगेदर इन द 7th हाउस, तो ये मैरिड डिनाई योगा भी है और लेट मैरिज भी योगा। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है कहीं से भी तो मैरिज की संभावनाएं हैं अच्छी। अदरवाइज सैटर्न एंड मून जो हैं आपको मैरिज के लिए मना करते हैं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, शनि और मंगल। इनका 7th हाउस से लिंक आ जाए तो ये भी मना करते हैं। लेकिन जुपिटर की दृष्टि शादी देने की गारंटी वाली बात आ जाती है। अच्छा, ये लेट मैरिज के भी योग हैं। ऐसे लोग काफी लेट एज के अंदर जाकर के शादी करते हैं। दूसरा क्या है कि हमको लगना के ऊपर फोकस करना है। लगना हमारी इच्छा को बताता है कि हम हमारी इच्छा कितनी प्रबल है या कितनी खराब है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब जैसे क्या है कि किसी का 7th हाउस का लॉर्ड नीच का होकर के बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो महाराज, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए चार्ट पर नहीं लिख रहा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर भी मैं बाहर लिख देता हूं। ये देखिए D1 चार्ट हमने बनाया। 7th लॉर्ड कोई भी ग्रह है। मान लीजिए मिथुन लगन है तो ये शनि भगवान जुपिटर बने और वो जुपिटर यहाँ नीच के हो गए। तो 7th हाउस का लॉर्ड नीच का होना ये भी शादी की देरी दिखाता है। 7th हाउस का लॉर्ड वक्री होना, अस्त होना, राहु केतु एक्सेस पर होना, ये सब लेट मैरिज के योग हैं। और आजकल तो ट्रेंड सा बन गया है कि लेट मैरिज करना ही करना है। तो लेट मैरिज के अंदर लोगों को एक मन सा बन गया है। अब सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है, डिले मैरिज के अंदर, अगर आपका वीनस वक्री है तो आप लेट मैरिज कर सकते हैं। क्योंकि वो है ना, चॉइसेस ज्यादा आ गई हैं आपके पास। अच्छा, मैंने एक और चीज आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि जिन फीमेल्स का अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा आती है, क्योंकि वो शादी वाली ग्रह की दशा है। अब उनकी शादी लेट पता की होती है, जबकि दशा तो आ रखी है ग्रह की शादी करवाने वाली। वो अपनी स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहती, इसलिए डिले होती है। जैसे ही वो किसी भी अपनी स्टेट के बाहर किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगी तो उनकी शादी हो जाएगी। सिंपल। अब हमें क्या देखना है
कि वीनस से सेवंथ हाउस का लॉर्ड, देखिए मैं चार्ट में समझाता हूं आपको, वीनस से समझिए आप। अब आप अपना वीनस चेक कर, वीनस आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए किसी का वीनस यहां बैठा है, यहां बैठा है, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11। अब ये वीनस से सेवंथ हाउस के लॉर्ड शनि बने। अगर शनि यहां है या शनि यहां है तो शादी देरी हो जाएगी। वीनस से सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो वीनस से छठा या आठवां होके बैठा है, तब भी शादी देरी से होगी। या मान लो 12वां ही बैठा लो, क्या दिक्कत आ रही है, तब भी शादी देरी से करा देगा। अब ये शादी हमने देखा। अब लोग क्या कहते हैं शादी वाली बात, अब बड़े ध्यान से अब सीखिएगा मैरिज के अंदर। अब ये क्या है कि मान लीजिए कोई लगन हो, 10th हाउस में बैठा ग्रह, कोई भी ग्रह बैठा है, वीनस बैठा है, जुपिटर बैठा है, जो शादी के ग्रह हैं, और इनकी दशाएं हैं। मान लीजिए मंगल है, नाड़ी से मंगल पति का कारक है, वेदिक से जुपिटर है पति का कारक, इनकी दशाएं हैं, क्या ये शादियां कराएंगे? ना, क्योंकि ये दशाएं कैरियर की हैं, शादी की दशा नहीं है भाई सब। 10th हाउस आपका कैरियर है, आदमी का फोकस अपने कैरियर पर चला गया। समझ रहे हैं आप? तो शादी की दशाओं के लिए हमें देखने बहुत जरूरी है। देखिए शादी कराने वाले ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुक्र होता है, दूसरा बृहस्पति, ये तो कारक है, तीसरा ये भी कारक है, राहु महाराज शादी कराते हैं भाई साहब, क्योंकि राहु महाराज डिजायर है, इच्छा है। तो ये तीन जो है शादी कराने वाले ग्रह होते हैं। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब पॉइंट आता है जी इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज कैसे? जब भी वीनस या जुपिटर कंजक्ट विद राहु, चाहे वीनस राहु के साथ बैठ जाए, चाहे जुपिटर राहु के साथ बैठ जाए, इंटरकास्ट मैरिज। इवन राहु की जगह अगर आप शनि ले लें तो ये भी इंटरकास्ट मैरिज की तरफ लेकर के जाएगा। अब कोई कहिए अरेंज लव, भैया जहां मर्जी चला जा, चाहे अरेंज कर चाहे लव मैरिज का, इंटरकास्ट मैरिज की तरफ आप जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये कारक है ना। अब मान लीजिए किसी का शनि सेवंथ हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, राहु सेवंथ हाउस पर एस्पेक्ट कर रहा है, तब भी ये इंटरकास्ट मैरिज की तरफ लेकर के जाएंगे आपको। अब आगे चलते हैं लव मैरिज की तरफ। इंटरकास्ट हो गया, कुछ एक पॉइंट्स मैंने बताने हैं, आपके चार्ट में लग रहे हैं सूत्र तो अच्छा लगेगा मुझे। अब मान लीजिए किसी का लव मैरिज के लिए आ जाइए। लव मैरिज में क्या होता है? फिफ्थ हाउस और सेवंथ हाउस, फिफ्थ हाउस हमारा लव का होता है, सेवंथ हाउस स्पाउस का होता है, इन दोनों का मिलन हमारा लव मैरिज होता है। ये लव मैरिज है। इसके अलावा क्या है? फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये भी लव मैरिज करा देगा। फिफ्थ हाउस और लगना, ये भी लव मैरिज करा देगा। समझ रहे हैं आप? तो लव मैरिज के योग बन गए। और दूसरा, लगना लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड कंजक्ट टुगेदर, इट आल्सो गिव्स यू लव मैरिज। तो काफी सारे योग हैं जो लव मैरिज को देंगे आपको। अब हम आपको एक सूत्र बताते हैं बड़ा सुंदर सा। मान लो किसी का मिथुन लगन है, 3 4 5 6 7 8 9, अब यहां पर वीनस होता है। वीनस की उच्च की राशि कौन सी होती है? वो होती है जी मीन की। अगर मीन राशि में राहु बैठा है, तब भी आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे। सूत्र को फिर भी समझ लीजिए दोबारा से। D1 चार्ट में पंचम भाव का स्वामी शुक्र बना, शुक्र की उच्च राशि जो होती है वो मीन राशि होती है।
वो मीन राशि में राहु महाराज बैठ गए, तब भी आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे। बस सिंपल सी बात है। आगे चले। अब मान लीजिए मेल और फीमेल का हमने देखना है। क्या देखना है कि वीनस कहीं पे भी बैठा हो और उसके ट्राइन में मार्स है, तो इसे कहते हैं पहली नजर का प्यार, अट्रैक्शन देता है। ये हमारे को अट्रैक्शन देता है और वो अट्रैक्शन के बाद हम शादी की तरफ या अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो होता है ना पहली नजर का प्यार, ये वही चीजें होती हैं आपको जो अभी मैंने बताया है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ गया भाई पेन? ये रहा पेन, सॉरी। अब अगला पॉइंट आता है, पति कैसा मिलेगा। D1 चार्ट है। फीमेल का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, मेरा पति कैसा मिलेगा। फोकस ऑन योर सेवंथ लॉर्ड। अगर सेवंथ लॉर्ड उच्च का है तो आपको अच्छा परिवार, अच्छा पति, पढ़ा लिखा सब कुछ मिलेगा। अगर सेवंथ लॉर्ड नीच का है, सेवंथ लॉर्ड पापी ग्रहों के साथ है, सेवंथ का लॉर्ड कंबस्ट है, सेवंथ का लॉर्ड वक्री है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसे मैं क्लास में रिवील करूंगा। आपको अच्छा पति मिलेगा। सेवंथ लॉर्ड की स्थिति देखिए, सेवंथ लॉर्ड अच्छी जगह पे बैठा है, मित्र ग्रह के बैठा है, उसे शुभ ग्रह देख रहे हैं, सेवंथ लॉर्ड को योग कारक ग्रह देख रहे हैं। देखिए योग कारक ग्रह होते हैं पांचवा नौवें भाव का स्वामी, चाहे वो पापी ग्रह क्यों ना हो, लगन के लिए तो वो योग कारक है भाई साहब। तो वो आपको अच्छा पति दिलवा देगा। अब कोई पूछे मेरे को जी पत्नी कैसी मिलेगी, सेम रूल है भाई। वीनस को देखना है, मेल जो है वो वीनस को देखेंगे, फीमेल जुपिटर को देख लें। तो अगर ये ग्रह मित्र राशि में, उच्च राशि में बैठे हैं तो आपको पतिदेव अच्छे मिलेंगे। शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं है, राहु केतु मंगल शनि, तब तो अच्छा है। अगले पॉइंट पर बता रहे हैं। एक और अच्छा पॉइंट बताता हूं आपको। अब आइए इधर आ जाइए। सेवंथ हाउस में मंगल का बैठना, ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल का काम है दंगल करना, झगड़ालू गुस्से वाला पति। समझ रहे हैं आप? मंगल को यहां शुभ नहीं माना गया। ज्यादातर मैंने देखा है कि जिनके सेवंथ हाउस में मंगल होते हैं उनका विवाह दूषित होता है। लेकिन एक अच्छी बात पता क्या, उनको क्या वरदान प्राप्त है, ये दूसरे के विवाह अगर खराब होते हैं ना उसमें बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। वेरी गुड सलाहकार है ये। अगर किसी की शादी खराब है ना, शादी डिस्टर्ब है, तो जिसका मंगल सप्तम भाव में है ना उससे सलाह लो, आपको मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया सलाह देगा। क्योंकि इस बेचारे ने तो पीड़ा झेली है ना शादी की। जिसने पीड़ा झेली है वो आपको शादी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान देगा, ये बात पक्की मान करके चलिएगा। आगे चलते हैं। अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड वीनस पापी ग्रहों के संग हो, शत्रु राशि में हो, तो आपके साथ जो पत्नी आएगी, आपका साथ जिस पत्नी के साथ होगा वो झगड़ा करने वाली होगी भैया, सीधी बात। उसमें क्या दिक्कत है। और आप नक्षत्र भी देख सकते हैं। सेवंथ हाउस का लॉर्ड, मैंने वीनस बताया, जुपिटर बताया, अब सेवंथ हाउस का लॉर्ड देखिए किसके नक्षत्र में बैठा है, किस राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु नवांश में बैठा है, तारा दोष में है, तो आपको पत्नी ठीक नहीं मिलेगी या पति ठीक नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों चीजें देखनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए
आप मान लीजिए किसी के 7th हाउस में केतु है, तो वाइफ आपको ऐसी मिलेगी जो धर्म कर्म को मानने वाली है, और आप भोगी हैं, तो आपकी नहीं बनेगी ना भाई साहब। अगर आपकी लगन कुंडली में लगन में राहु है, तो आपके पास तो डिजायर है, आप तो अनंत इच्छाएं लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आपका स्पाउस का लगन क्या बना, वो केतु वाला बना, और वो पूजा पाठ में है। तो कई बारी ये चीजें भी जो हैं विवाह में दिक्कत देती है। विवाह जो होता है बेसिकली एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करना, लेकिन जब ये इच्छाओं में दिक्कत आ जाए तब भी गड़बड़ होती है। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब लोग पूछते हैं जी मेरी पत्नी वर्किंग होगी या नॉन वर्किंग होगी। अगर शनि और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, या म्यूचुअल एस्पेक्ट है, या शनि शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र शनि के नक्षत्र में, तो बहुत संभावनाएं हैं कि आपको वर्किंग वाइफ मिले, आपको वर्किंग वाइफ मिले। अब आपके एक तो ये सूत्र हो गया, और भी तो सूत्र हैं, एक ही सूत्र थोड़ी होता है, एक सूत्र के सारे कुंडली थोड़ी पड़ी जाती है, सूत्र तो बहुत सारे होते हैं। अब देखिए, आपका 7th लॉर्ड 11th में, ये कौन सा है, धन भाव है ये भी। 7th लॉर्ड 2nd में, ये भी धन भाव है आपका। तो जब धन भाव से संबंध हो जाए, या 7th लॉर्ड कंजक्ट विद द 2nd और 11th लॉर्ड, तो आपको मनी अर्निंग वाली वाइफ मिलेगी। आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। 7th का लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड है ना आपकी कुंडली में, 7th लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड है पति आपको अच्छा मिलेगा, उच्च कुल में मिलेगा, अच्छा परिवार होगा, पैसे वाली पार्टी, सिंपल सी बात है, या उच्च अधिकारी भी हो सकता है। अब ज्यादातर फीमेल का विचारों का क्या होता है जी, मेरी पति की और मेरी आयु में डिफरेंस कितना होगा। उसके लिए क्या होता है, 7th हाउस में बैठे ग्रह भी बताते हैं। अब ये देखिए, मैं आपके सामने लगा रहा हूं, D1 में 7th हाउस में सैटर्न बैठ गया। तो सैटर्न जो है एज का डिफरेंस करेगा, सैटर्न तो बड़ी आयु के कारक ग्रह हैं महाप्रभु। तो बड़ी आयु हो सकती है, चाहे वो 1 साल हो, 5 साल हो, 7 साल हो, 10 साल हो, वो डिपेंड करता है आप पर। अब एक और जो प्रियंका चोपड़ा वाली भी बात कर लेते हैं। भाई फीमेल एज में बड़ी है, और मेल यानी हस्बैंड जो है वो एज में छोटे हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा का है। तो आप देखिए 7th लॉर्ड जो है आपका, वो क्या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो आपको पति कम एज का मिलेगा, छोटी आयु वाला। आपको पति छोटी आयु वाला मिलेगा, सिंपल सी बात है। ऐसे और भी सूत्रास हैं, बट आई विल रिवील इन द क्लास। हियर आई हैव गिवन टू यू टू सूत्रास, वन इज रिलेटेड विद द सैटर्न, सेकंड इज विद द नक्षत्र। अगर शनि 7th भाव में बैठ जाए तो पति बड़ी आयु का है, बृहस्पति की दृष्टि आ जाए शनि पर तो बड़ी आयु को कम कर देगा बृहस्पति, ये समझ लीजिएगा। अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं आई तो आयु बड़ी हुई होगी। आगे चलते हैं। अगर आपका भाग्य का स्वामी 7th हाउस में बैठ गया, ठीक है, तो शादी के बाद आपका क्या होगा, भाग्य का उदय होना तय है, क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी तो विवाह के घर में बैठा है, तो आपका तो भाग्य उदय होना ही होना है। अगर 7th लॉर्ड लगन में है तब भी भाग्य उदय होता है, लेकिन एक बात याद रखिए, फीमेल के लिए बहुत अच्छा है ये, रिश्ता चल के आएगा। 7th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न मीन्स रिश्ता चलकर आएगा। अच्छा, फीमेल के लिए क्यों सबसे अच्छा है, क्योंकि 7th लॉर्ड लगन में आया है, तो फीमेल को ये फायदा है कि उनके पति देव उनकी बात सुनेंगे, बशर्ते कुंडली में दूसरे पाप प्रभाव ना हो, उनको ये बड़ा अच्छा लाभ है।
मेरे एक कोर्स के अंदर महाराष्ट्र से एक फीमेल थी। उन्होंने इस बेस पे कोर्स ज्वाइन किया कि उनकी बेटी की कुंडली में 7th हाउस में नीच का ग्रह है। बहुत शुभ है फीमेल के लिए 7th हाउस में नीच का ग्रह होना। सभी फीमेल्स के लिए लकी हैं जिनके 7th हाउस में नीच का ग्रह है, वो लकी फीमेल है, अनलकी नहीं है। वहम नहीं पालना है आपने किसी भी प्रकार का, मेरा ये कहना है। अब आगे चलते हैं, टाइमिंग ऑफ मैरिज, ये वाला पॉइंट आएगा हमारा। टाइमिंग क्या होती है शादी के लिए, जो इंपॉर्टेंट है। आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं, टाइमिंग ऑफ मैरिज के ऊपर। देखिए ऐसा नहीं है, इस छोटे से कोर्स के अंदर 5 क्लासेस के अंदर मैं बेहतरीन सूत्र आपको देने का प्रयास करूंगा। आपके पास इतने सूत्र आ जाएंगे कि आप जो है 30-40 पेज की डायरी लिख लोगे, कॉपी भर लोगे अपना, या रजिस्टर भर लोगे, अगर उसे सही ढंग से लिख पाए तो। रिकॉर्डिंग तो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलनी है, बट फिर भी देखिए, जुपिटर, राहु, शनि, शुक्र। शनि भी शादी कराते हैं पर देरी से है, बस ये फर्क है। ये शादी कराने वाले सब सारे ग्रह हैं। बात समझ में आ गई। इन ग्रहों की दशाओं में विवाह होता है। लेकिन एक सूत्र मैंने ये बताया था, अगर इन ग्रहों का लिंक 10th हाउस से आ जाए, यानी ये 10th हाउस में बैठे हों, तो भैया शादी वाली बात मत करो, क्योंकि ये तो कैरियर वाली बात कर रहे हैं सारे ग्रह। है तो शादी वाले भी ग्रह, पर वो तो कैरियर में हाउस में बैठ गए, तो कैरियर की बात करेंगे ना। हमको थोड़ा समझना है। अब हमारे को और क्या समझना है, शादी के भाव होते हैं दूसरा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, 12वां भाव। ये भाव ही क्यों बने जी मैरिज के लिए? सेकेंड हाउस फैमिली, आप सिंगल से डबल हो जाओगे ना जी। ये भाव संतान का, विवाह के बाद संतान आएगी। 7th हाउस आपको स्पाउस मिलेगा। 8th हाउस आपका बेडरूम का सुख है और आपका ससुराल भी है। 12th हाउस भी आपका बेडरूम का सुख है, घूमना फिरना है आपका। तो ये चीजें इन भावों में बैठे ग्रहों की दशाएं विवाह कराती है। तो जब भी आपके पास कोई चार्ट आए, कोई पूछे मेरा विवाह कब होगा, तो सबसे पहले आप देखिए, क्या इन भावों में बैठे ग्रहों की दशाएं हैं या नहीं है। तो इस तरीके से आपने समझना है। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि D9 चार्ट में लगन में बैठे ग्रह, कोई भी मान लीजिए किसी का धनु लगन है, अगर वो केंद्र में बैठा है लग्नेश, सिंपल सा रूल सीख लीजिए, नवमास कुंडली का लग्नेश अगर केंद्र में बैठा है D9 में, तो विवाह की गारंटी वो दे रहा है कि विवाह मैं करा दूंगा, बिना किसी टोने टोटके के, बिना किसी रेमेडी के विवाह आराम से हो जाए, ये निश्चित करा। चाहे वो पापी ग्रह हो, पापी ग्रह थोड़ा सा देरी करते हैं पर कराते जरूर है कार्य। अब सब लोग ना, मैं नाड़ी में पढ़ाता हूं भैया, केतु धर्म का कारक है। विवाह आपके पंडित जी आएंगे, मंत्र पढ़े जाएंगे, विधि विधान से आपका विवाह होगा। तो केतु ने विवाह करा दिया, तलाक कराना उसका अलग धर्म है। लेकिन ये मत सोचिए कि पापी ग्रह विवाह नहीं कराते, वो कराते हैं, वो उनका धर्म है। आगे चलते हैं। अब आप देखिए, अगर आपके 2nd हाउस में राहु बैठा है, अब आप, मैं यहां लिख करके समझाता हूं आपको अच्छे से। आप देखिए, ये D1 चार्ट है, यहां पर कोई भी राशियों में राशि नहीं लेना, हमें बस ये देखना राहु बैठा है 2nd हाउस में, हाँ, तो शादी में चीटिंग होने के चांस बहुत है। ये कह दिया जाएगा जी लड़का 50,000 रुपये सैलरी कमाता है, फेरे हुए पता लगा यार ये तो यार 30-35 हजार रुपये कमाता है, या लड़के की उम्र जानबूझ के झूठी कुंडली बना ली, या उम्र कम बताई, कोई भी कारण हो सकता है, देयर मस्ट बी अ चीटिंग योगा, क्योंकि 2nd हाउस में राहु बैठा है। अब मान लीजिए कोई कहे नहीं जी मेरा केतु बैठा है, तो केतु क्या कराएगा,
सेकंड हाउस में केतु ये कहेगा भाई साहब बेटे मैं मरने वाला हूं, मैं अपने पोते की शादी देखना चाहता हूँ, डंडा दे रखा है, लठ बजा रखा है, बेचारा दबाव में आके जल्दबाजी में शादी कर लेगा और गलत हो जाएगा, वो गड़बड़ कर जाएगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। सेवंथ हाउस का लॉर्ड छठे में बैठे तो कई मीनिंग है, कई मीनिंग है इसके। एक तो शादी में गड़बड़, पहला पॉइंट, जिसे डाइवोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि छठा घर कोर्ट कचहरी भी तो है ना। दूसरा मीनिंग, एक बात हमेशा याद रखिए, छठे भाव रोग है, बीमारी है, तलाक है। अगर वाइफ या पति या पत्नी बीमार हो गए तो तलाक वाली बात नहीं आएगी। एक चीज एक्टिवेट होती है, 10 चीजें एक्टिवेट नहीं होती भाव की, ये सदैव याद रखना है आपने। समझ रहे हैं? 12वां भाव सप्तम से, सेवंथ हाउस से 12वां, एक्स्ट्रा मैरिटल भी दे देगा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। अभी मैंने पीछे अपनी क्लास में पढ़ाया था, एक मैं बताता हूं। मैं अभी चार्ट शेयर करता हूं आपसे, मेरे को किसी का भी व्यक्तिगत नहीं दिखाना। 4 नंबर लगन था, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां वीनस बैठ गया। छठे घर में वीनस बैठना ही खराब होता है, लेकिन मंगल की दृष्टि आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई मैरिज में। कारण मंगल इज द योग कारका प्लेनेट फॉर द कर्क लग्ना। या तो छठे घर में शुक्र बैठ गया जी, मैरिज खराब हो जाएगी जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो योग कारक ग्रह आपको देखना है। अगर योग कारक ग्रह जो है वो क्या दे रहा है, उस चीज को हमें समझना है। क्लियर? अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, शादी के लिए दशा के साथ गोचर भी होना जरूरी है। देखो कैसे, मैं सिखाता हूं आपको। अब मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए बुध बैठ गया, ठीक है, उसकी दशा आ गई। हाँ जी, शादी वाले ग्रह की तो दशा है। अब गोचर में आपको जो है वो बृहस्पति और शनि, इन दोनों का आशीर्वाद जरूर चाहिए। कहाँ चाहिए? मान लीजिए बृहस्पति देख रहा है सेवंथ हाउस को और शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पर चलेगी, लिंक तो आ गया। जरूरी नहीं है दोनों की दृष्टि यहां है भाई साहब, किसी की भी आ जाए। मान लीजिए बृहस्पति 10th हाउस से सेकंड हाउस को देख गया और शनि लगन में आके इसको देख गया, तब भी मैरिज हो गई ना। यानी कहने का क्या है, शनि और बृहस्पति का मैरिज के लिए गोचर में संबंध होना जरूरी है। अब बहुत लोगों की शादियां नहीं होती, उसके दो ही कारण होते हैं कि या तो गोचर नहीं होता, दशा है, दशा है तो गोचर नहीं है, गोचर है तो दशा नहीं है, यही तो होगा, तभी तो मैरिज जरूर से ज्यादा लेट हो जाएगी। ये सदैव याद रखना है आपने। दशा और गोचर दोनों अगर टाइम पर आएंगे तभी विवाह आराम से हो जाता है। फिर इसके बाद हमको सूर्य का गोचर भी देखना होता है। सूर्य हमको पाणी ग्रहण संस्कार सिखाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब विवाह का सुख वगैरह भी है। देखो हर डिविजनल चार्ट का, आई एम सेइंग हर डिविजनल चार्ट का, D1 हो या D9 हो, जो विवाह का चार्ट भी कहलाता है, यहां पर उसका सुख है, चतुर्भाव सुख है विवाह का। अगर D1 D9 में चतुर्भाव पाप प्रभाव में है तो आपको विवाह के उपरांत, विवाह के बाद सुख की कमी है। जैसे मैंने मंगल बिठा दिया, तुम्हारा दंगल के कारक है, कालपुरुष कुंडली से मंगल नीच के हुए, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर आई। समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें जरूरी है समझनी हमारे को। मंगल फोर्थ हाउस में बैठ गया, कालपुरुष कुंडली के एंगल से वो नीच का है, बशर्ते
यहाँ चाहे आप जो मर्जी लगाइए कि उच्च का है जी, मेरा तो यहाँ पर 10 नंबर है, पर हमने एक सूत्र ये लगा कर चले कि कालपुरुष कुंडली से यहाँ वो नीच का होता है। तो मंगल की चतुर्भाव में सुख के घर में भी बैठ गया, और सप्तम भाव को भी देख लिया। अब नमाज कुंडली में ये 9th हाउस जो होता है, वो मैं विवाह की जिम्मेदारियां, विवाह के प्रति कर्तव्य मेरे ठीक से है या नहीं है, जिम्मेदारी कह लीजिए या कर्तव्य कह लीजिए, कि मैं विवाह के कर्तव्यों को ढंग से निभा रहा हूं या नहीं निभा रहा हूं। सपोज 9th हाउस का लॉर्ड बकरी हो, या 9th हाउस में बकरी ग्रह हो, या 9th हाउस पाप प्रभाव में आ जाए, तो आप जो विवाह की जिम्मेदारी है उसको ढंग से नहीं निभाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। ये देखना जरूरी है हमारे। अब कहते हैं जी हमारी साथ से बनेगी या नहीं बनेगी। चंद्रमा और शुक्र आमने सामने आ जाए, चंद्र शुक्र की युति हो, मैं तो साफ कह देता हूं भाई साहब, साथ से तो बनेगी नहीं, बात खत्म। अगर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है तो साथ से नहीं बन रही है, तो आपने मात्र क्या करना है, धार्मिक चर्चा करिए साथ से, आपकी अंडरस्टैंडिंग बना देगा। मैंने साथ के साथ रेमेडी भी बता दी। शुक्र और चंद्रमा परम शत्रु हैं। शुक्र क्या है, वाइफ है। चंद्रमा क्या है, सासू माता जी है। ये दोनों शत्रु ग्रह हैं। अगर इन पर बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है, तो बृहस्पति क्या है, धर्म का कारक है। तब जो है धार्मिक चर्चा करने से हमारे को लाभ आ सकता है, अदरवाइज तो दिक्कत है। अब आता है मैच मेकिंग, इंपोर्टेंट पॉइंट आता है फीमेल के चार्ट के अंदर, मैच मेकिंग कैसे काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ। अब होता क्या है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो गोत्र आधारित होते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, गोत्र आधारित होते हैं। कैसे होते हैं वो सीखिए। अब जैसे मैं बताता हूँ, पहला ऋषि है मारीच, ठीक है। फिर आएगा वशिष्ठ, इसके अंदर सारे नक्षत्र आ जाते हैं। तीसरा अंगीरा, अंगीरा सॉरी। चौथा है अत्रि। पांचवा है पुलस्त्य। छठा है पुलाहु। सातवां है करातु। अब होता क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर, अंगीरा के अंदर कृतिका, मघा, अनुराधा, घनिष्ठा, ये फीड किया हुआ है। अब वो क्या है, सॉफ्टवेयर मान लीजिए मेल कृतिका में है, फीमेल जो है अनुराधा में है, तो वो 0 दिखा देगा मैच मेकिंग में। तो मैच मेकिंग में मैनुअल वाले डिफरेंट अंदाज में सिखाता हूं। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे को समझने की। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं नाड़ी दोष। नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं, बुकुड़ के 7 पॉइंट होते हैं। 36 गुण में से 15 गुण इसी के होते हैं। नाड़ी तो मैंने आपको बता दिया। सेम नाड़ी में दोष क्या होता है कि संतान रिटार्डेड पैदा होगी। मेरी क्लास में रेखा जी बॉम्बे से थी। शी शेयर्ड इन द क्लास के लड़का और लड़की सेम गोत्र के थे। नक्षत्र का मैं बहुत डीपली चीज सिखाता हूं जिसमें कोई दोष नहीं लगता, और उनके संतान है, कोई रिटार्डेड बच्चा पैदा नहीं हुआ। चरण भी सेम हो तब भी कोई दोष नहीं लगता। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक हैंड ओवर यू, ये आप चीज सीखिएगा, क्योंकि इसी में आधी दुनिया परेशान होती है। एक और अच्छी चीज सिखाता हूं आपको, बड़ी शानदार। मांगलिक से लोग लेकर के परेशान है, मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप कभी देख लेना, आपका मन हो। अब आप देखिए, मैं यहां दिखाता हूं आपको। यहाँ ये मान लीजिए D1 चार्ट है, ये भी D1 चार्ट है। ये फीमेल का चार्ट है, ये मान लीजिए मेल का चार्ट है। वैसे वर्षा कर लीजिए, रूल एक ही है दोनों के लिए, अलग रूल नहीं लगेगा। अब इसकी कुंडली में मंगल लगन में बैठा। अब माँ बाप परेशान है, हमारी बेटी मंगलीक है,
हमको तो मंगलिक लड़का चाहिए। अरे भैया नॉन मंगलिक से शादी हो सकती है, कैसे होगी सिखा रहा हूं यहीं पर। यहाँ जुपिटर है, यहाँ जुपिटर है, यहाँ जुपिटर है, अब शादी कर दो, मंगलिक कट गया। कारण इसका लगन में मंगल है तो इसका जुपिटर है, इसका जुपिटर यहां से पंचम भाव पर मंगल को देख गया, इसका जुपिटर यहां है तो इसने यहां से दृष्टि दे दी, मंगलिक कैंसिल। कर दीजिए शादी, कोई दोष ही नहीं, हो गया कैंसिल। मैंने इस पे बताया था कि आप ये टेंशन ले लेके जियो मत भैया, मिलान हो तो गया ना, जुपिटर की दृष्टि आ तो गई मंगल पे, सिंपल सी बात है, तो मांगलिक दोष कैंसिल हो गया। अब मान लीजिए किसी के चतुर्भाव में मंगल शनि बैठे हैं, वो मंगलिक का रोना रो रहे हैं, सेवंथ हाउस में मंगल शनि, देखो वो विवाह में दिक्कत देंगे ये दो ग्रह तो, क्योंकि पापी है, इनके पास ताकत आ गई है, ये खुद तो लड़ेंगे, आपको भी लड़वाएंगे। ये जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है तो दोष कम हो गया, शांत हो गया, और मंगल के साथ शनि भी बैठ गया तो दोष अपने आप कैंसिल हो गया ना। या आप ही की कुंडली में मंगल को जुपिटर एस्पेक्ट कर ले, तब भी आपका दोष कैंसिल हो जाता है। मैंने तो दूसरे के चार्ट से कैंसिल करा दिया। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने की बात करते हैं। भुकुट का क्या मीनिंग है? भुकुट का मीनिंग है लेन देन। भुकुट का मतलब है लेन देन, ध्यान से सीखिएगा, क्लास में मुझे अच्छे से सिखाना है और समझाना है। यहाँ तो मर्यादा लगती है कि मैं बातें रिवील नहीं कर सकता। शादी जो होती है, अब आप समझिए, मंगल होता है डिजायर, डिजायर ऑफ सेक्स, सो वीनस होता है फुलफिलमेंट। जब तक इनका संबंध अच्छा नहीं है, अगर ये संबंध खराब है कुंडलियों में, विवाह नहीं चल पाता। इस समय घोर कलयुग में जी रहे हैं, सतयुग त्रेता में नहीं है कि मर्यादा बनी रहे। एक की डिजायर है, दूसरे की सप्लाई है, वो डिजायर किसी के पास भी ज्यादा या कम हो सकती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब दोष कहां से आता है, बड़े ध्यान से सुनना, एकाग्रता से समझना। आप गए पंडित जी के पास, गए पंडित जी हमारी बेटी का रिश्ता हो गया, अच्छा सा मुहूर्त निकाल, आपने मुहूर्त निकलवा लिया। गलती पता कहां हो रही है? आपने पूछा है, पंडित जी ने कहा अष्टमी तिथि निकली है जी, वार शुक्रवार निकला है, बहुत अच्छा चलो जी वार ठीक है, तिथि अष्टमी निकली है। आपने देखा, आप तो नहीं पैदा हुए थे उस दिन अष्टमी को, या जिस लड़के से शादी कर रहे हैं वो तो नहीं अष्टमी को पैदा हुआ था, सेम तिथि पे कैसे शादी कर गए आप? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब सीखो आप, बढ़िया, फेरे होते ही बेड़ा गर्क है। ये देखो अब आप कैसे, मान लीजिए किसी का मेष लगन है और यहाँ चंद्रमा उच्च पर होके बैठा है, ठीक है जी, और पंडित जी ने, आपने मुहूर्त निकलवा लिया, स्थिर राशि है ये, स्थिर राशि में चंद्रमा है, ये नीच का भी है, पर ये ध्यान रखिए, सप्तम के बाद ये धनु राशि के चंद्रमा में शादी करवा दी आपकी। शादी कहाँ हो गई? जब चंद्रमा फेरे, आपने मुहूर्त निकलवाया, पंडित जी का कोई दोष नहीं है, दोष तो आपका है। खैर मेरे हिसाब से तो दोनों का ही दोष है। अब फीमेल का कुंडली में चंद्रमा चाहे किसका है? वृष राशि का। मान लो लड़की का नहीं है, लड़के का है, चंद्रमा उस लड़के का मान लीजिए वृष राशि में है। शादी जब कर रहे थे, जिस दिन आपने फेरे लेने थे, उस दिन चंद्रमा गोचर में धनु राशि में था। भाई साहब, जन्म के चंद्रमा से चंद्रमा का गोचर अष्टम में है, एट्थ में है, एट्थ हाउस में, बैंड बजा देगा शादी के फेरे के बाद। ये क्यों नहीं देखा आपने? ये तो बताना चाहिए ना, आपको शेयर करना चाहिए कि साहब मैं जो है, मेरा चंद्रमा यहाँ है, इसका यहाँ है चंद्रमा। अब आप मुहूर्त निकालिए, जिस माह आपका जन्म हुआ उस माह फेरे भी नहीं लेते भाई साहब। बहुत सारे सूत्रास मैं बताऊंगा, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा ज्यादा दे सकूं। अब तलाक के लिए क्या होता है, टेम्परेरी तलाक भी होता है, परमानेंट तलाक भी होता है। टेम्परेरी तलाक क्या होता है, सेवंथ हाउस में चंद्रमा ना, तो वाइफ रूट के मायके जरूर जाती है, कंफर्म्ड है ये। आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा नहीं जी, नहीं जी गई नहीं है, बात क्लियर है। अब आप देखिए, बृहस्पति और शुक्र कुंडली में जहां भी बैठे हैं, 6-8 का संबंध है,
इट आल्सो गिव यू टेम्परेरी सेपरेशन, पर लंबा होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी हो सकता है। क्योंकि देखिए वैदिक में बृहस्पति पति का कारक है, शुक्र पत्नी है। जब मैं नाड़ी पढ़ाता हूँ, नाड़ी की किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये नाड़ी में मंगल पति का कारक है, तो वहां बृहस्पति गठबंधन है, जो गांठ बांधी जाती है ना फेरों में, उसे बृहस्पति कहते हैं, जिसे मैंने अपने रिसर्च में खोजा और पाया, किसी बुक में नहीं गठबंधन लिखा हुआ। तो वो गठबंधन हिलेगा, बृहस्पति गठबंधन है, वीनस कलत्रकार का यानी फैमिली है, फैमिली के गठबंधन में दिक्कत आ गई। बात समझ में आ गया? अब मान लीजिए, अब मैं दिखाता हूं एक और चार्ट में। अब किसी के यहाँ केतु बैठा है, मेल है या फीमेल है अपने कोई लेना देना नहीं, जब भी गोचर का यहां पर शनि भगवान आएंगे तो ये समझ लीजिए मैरिज में लंका लगनी तय है। क्यों तय है? ये 7th हाउस का 8th हाउस है, ये सेकंड हाउस क्या है? 8th हाउस है 7th हाउस का, तो ये बैंड बजा सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आगे चलते हैं। देखो 35-40 साल बाद आ रहा है ना, तो मीनिंग बदल गया। जब आप कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में केतु सेकंड हाउस में है, और मान लीजिए 6 महीने बाद शनि आ रहा है, क्यों अपनी शादी का लंका लगवा रहे हैं? सोच समझ के शादी करो ना। अब 2.5 साल पहले पार हो लेने दो, केतु से शनि को निकल जाने दो, लेट कर लो मैरिज, क्योंकि वो दोबारा 30 साल बाद आएगा भाई साहब। 30 साल में तो बच्चे जवान हो जाएंगे आपके। काहे की जल्दी बड़ी है शादी की? हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में बथेरा नाश पीट लेते हैं अपना। अब सिंह लगन वाले आ जाइए। सिंह लगन वालों की शादी नहीं होती, कंप्रोमाइज होता है भैया, मैं तो सीधा कहता हूं। तो ये कुंडली देखनी क्या आएगी, तेरे क्या मिलाने 36 गुण? तेरा जन्म ही कंप्रोमाइज के लिए हुआ है, क्योंकि भैया तेरा 7th लॉर्ड शनि भगवान है, मेल है या फीमेल है, और शनि बैंड बजाए बात मानते नहीं है, सीधी बात है। तो ये आपने समझना है। आगे चलते हैं। अब दूसरा क्या है, फीमेल हो या मेल हो, आपका बृहस्पति जहां भी बैठा है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं आपको, एक सेकेंड। यहां मान लीजिए आपका बृहस्पति बैठा है, उच्च का बैठा है, चलो जी उच्च का बिठा लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब शनि भगवान यहां बैठ गए, गड्ढे में चली गई बृहस्पति से 7 जो है छठे में चला गया, बृहस्पति से मैरिज खराब करेगा। ये बात समझ लीजिए। सूत्राज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इतने सूत्राज दे देने हैं कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे। 2 सूत्र लेके नहीं मैं कोर्स पढ़ाने लगा आपको, इस तरीके से समझना है। अब आगे चलते हैं, किस तरीके से क्या है उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। डिवोर्स का हो गया, अब कोर्ट का क्या है। मान लीजिए आप कोर्ट कचहरी का झगड़ा पड़ गया आपका। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में छठे घर का लॉर्ड, जो भी लगन है आपका, छठे घर का स्वामी यदि वक्री है, तो भाई साहब कोर्ट कचहरी बुढ़ापे में फैसला आएगा। क्या फायदा भैया, म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लो ना, देख लो क्या हो सकता है आपका, म्यूचुअल पर चले जाइए, जिससे आपका हल निकल आए। अदरवाइज कोर्ट कचहरी में हल नहीं आने देगा। वक्री ग्रह का अर्थ है टू डिले द वर्क, वो देरी कराएगा ही कराएगा, ये बात आप समझ लीजिए। अच्छा, अब एक और बात करते हैं जी, मेरी डिवोर्स हो चुका है, दोबारा शादी होगी। हाँ, देखते हैं कैसे समझते हैं सूत्र को भी, अब आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ध्यान से, वीनस जो है वो मूवेबल साइन में बैठा हो, 1, 4, 7, 10, ये कौन से साइन है? मूवेबल साइन। और वीनस मान लो 1 नंबर में बैठा है, एस्पेक्टेड बाय द ऑस्पिशियस प्लेनेट, शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो। भाई साहब जुपिटर देख गया तो रीमैरिज करा देगा ना, क्लियर। अब आप कहोगे नहीं जी पापी ग्रह देख रहा है, तब भी शादी करा देगा, पापी ग्रह शनि है। शनि को कौन सा मना कर रहा है? शनि कहता है मैं भी करा दूंगा,
ऐसी क्या दिक्कत है? अब एक और पॉइंट समझते हैं। अब D1 और D9 कुंडली के अंदर सेवंथ लॉर्ड, जैसे मिथुन लगन है तो यहाँ पे ड्यूल साइन आ जाएंगे। सेवंथ लॉर्ड बृहस्पति यहां बैठ गया, और D9 में भी बृहस्पति किसी में बैठ जाए, अपनी मीन राशि में ही बैठ जाए, ड्यूल साइन में बैठ गया ना बृहस्पति, तो भाई साहब दो मैरिज के योग बन गए आपके। यहां गड़बड़ हो सकती है। द पीपल, और साथ में समवन इज बॉर्न इन पुनर्वसु कॉन्सिलेशन, अगर आपका साथ में जन्म भी पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तब तो फिर बस भाई साहब, नक्षत्र ने भी बोल दिया, पुनर्वसु का अर्थ होता है रिपीटेशन, तो आपकी मैरिज रिपीट हो सकती है। सेवंथ लॉर्ड D1 में भी ड्यूल साइन में है, सेवंथ लॉर्ड D9 में भी ड्यूल साइन में है, ऊपर से आप पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए, तो रीमैरिज का योग आ गया आपका। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। वीनस राहु गिव्स यू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वीनस और राहु कहीं पे भी इकट्ठे बैठ जाए, ये राहु क्या करता है, शुक्र की इच्छाओं को बढ़ाएगा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था वीनस राहु क्या देते हैं, आपको इंटरकास्ट मैरिज भी देते हैं, साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी बन जाता है, और 11th हाउस भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में काफी योगदान देता है, क्योंकि वो 7th हाउस का पंचम हाउस है। लगन का पंचम हाउस सभी का कॉमन है, लव अफेयर। 7th हाउस शादी, शादी के बाद का पंचम भाव बनता है 11th, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देने की शक्ति रखता है। अब सप्तम भाव में मंगल शुक्र हो तो चरित्र में थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। ऐसे लोग मीनू देखे बिना मानेंगे नहीं भाई साहब, पक्की बात मान लीजिए, दाएं बाएं अपना देखे बिना मानेंगे नहीं। या अष्टम भाव में बिठा लीजिए मंगल शुक्र, पक्का वो दाएं बाएं झांकते हैं। इस तरीके से समझना है। फिर छोटी सी एक और बात बताता हूं, कोई कह रहा है जी मेरी तो दशा भी ठीक है जी, मेरा तो गोचर भी फेवरेबल है, फिर भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, तो भैया नहीं आ रहा तो दो पॉइंट्स है। एक तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो ईस्ट डायरेक्शन देखिए। अगर आपको रिश्ते की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो नॉर्थ डायरेक्शन, तो दिशाएं देखना ही बहुत जरूरी है। अब एक और बढ़िया बात बताता हूँ, आपका सारा कुछ अच्छा हो गया, लड़की अच्छी मिल गई, लड़का अच्छा मिल गया, 36 में से 40 गुण भी मिल गए, समझ में आ गया, और आपने लड़की और लड़के को अपने घर में नॉर्थ ईस्ट का कमरा दे दिया, भैया क्यों तलाक करा रहे हो, वो बुढ़ों के लिए कमरा है, भजगोविंदम का कमरा है, और उन्होंने संतान उत्पन्न करनी है। दोनों वैराग्य की तरफ चले जाएंगे, एक बोलेगा मैं हरिद्वार बोल रहा हूं जा रहा हूं, दूसरा बोलेगा मैं ऋषिकेश जा रहा हूं। ये बात समझ लीजिएगा कि उनको रूम कौन सा दे दिया, उनको साउथ वेस्ट का रूम दीजिए, स्टेबिलिटी वाला रूम दीजिए, और अपना रूम जो है नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर लीजिए। अब आप बूढ़े हो गए हैं, भजगोविंदम करिए, आपने थोड़ी संतान पैदा करनी है अभी 70 साल की उम्र में। नाउ कमिंग अप टू द लास्ट पॉइंट, किसी को मेरे से कुछ भी पूछना है, कैमरा ऑन करके मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कोर्स स्टार्ट होगा 9/9/24 यानी मंडे को रात को 9:30 बजे। आप वर्किंग भी हैं तो आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत सारी टेक्निक आई विल हैंड ओवर टू यू इन द क्लास। मंडे टू फ्राइडे कोर्स रहेगा, 5 क्लासेस का है ये, और लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और जो है फी इसका 2, 3, 4, 5 है ओनली। आई विल गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक, जिसमें मैंने कहा है कि जो नाड़ी दोष होता है, जिसमें 0 पॉइंट होते हैं, सेम नक्षत्र हो आप विवाह कर सकते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को कोई क्वेरी है तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मेरे से पूछ सकते हैं। इफ देयर इज एनीवन हैविंग ए क्वेरी कैन अनम्यूट हिमसेल्फ एंड रेज अ क्वेरी। किसी का कोई क्वेरी है रिलेटेड विद दिस? चलिए ठीक है, आइए क्लास में बात करते हैं और कुंडलियों पर चर्चा भी करेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।